हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, दैट मीन्स इफ यू वांट टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, राइट, जिससे कि हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा इनहेंस किया जा सके और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके, राइट। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, बट आप खुद ही सोचिए कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, हर साल जब भी रिजल्ट आता है, लगभग 2013 से जब से सीसैट इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से आप देखिए हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट की स्थिति क्या हो गई है। आप इमोशन से थोड़ी देर के लिए हट जाइए और केवल प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान दीजिए, रियलिटी को फेस करिए। आपके पास क्या 4 to 5 ईयर्स 6 ईयर्स का प्लान है कि आप लगा सकते हैं उसमें, कि 6-7 साल में लगा सकता हूं, बट उतना मतलब एनर्जी, उतना यूथ, मनी आप वेस्ट करके क्या पाएंगे। जब आपके पास एक ऑप्शन है कि मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर सकता हूं, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि ये जो नंबर आप देख रहे हैं 7080507433, ये एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैंने पूरा एक कोर्स डिजाइन किया है, चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी पर। उसके सारी डिटेल्स आपको इसी चैनल के वीडियोस पर मिल जाएंगी। तो आप खुद ही सोचिए, और बहुत कम मतलब चीपेस्ट प्राइस में, कि जिससे हिंदी मीडियम का हर एक स्टूडेंट रीड कर सके। ऑलमोस्ट 200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से फीस है, आप सोच लो, ठीक है। तो इतनी बड़ी जगह पर रिस्क लेने से पहले, जहां 2.5 लाख रुपए आप फीस देने जा रहे हैं, यहाँ 5 लाख रुपए आप एक साल में खर्च करने जा रहे हैं, उसका 1% अगर आप खर्च करके देखें और मेहनत करें, आपको किसी और कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यूट्यूब का इकलौता चैनल है जो कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट के लिए ही कमिटेड है, कि अगर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना चाहते हैं, इस वाले ग्रुप में लगभग 800 स्टूडेंट के आसपास मेरे पास हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करने के लिए अगर आप रेडी हो कि हाँ मैं अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहता हूं, जिससे मेरे सिलेक्शन की चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो, आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं रहेगा। अब देखो, एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं कि अगर आप मान लो फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक या ग्रेजुएशन तक आपने थ्रू आउट हिंदी मीडियम से पढ़ाई की और आपको लगता है बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बना दिया गया है बोल बोल के आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल। और कैसे पॉसिबल है, देखो, आप मान लो फर्स्ट क्लास से लेकर हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई की थ्रू आउट, ठीक है। अब देखो, ये जैसे एनसीईआरटी है, ठीक है, तो ये 8th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। 8th क्लास की एनसीईआरटी किसकी है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है कि जब आप इसको रीड करना स्टार्ट करो, सपोज करो फॉर द फर्स्ट टाइम यू सैट रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक, ओके, 9th चैप्टर है ये इसका। अब एनसीईआरटी है ये, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो है, ये रीड करना चाहिए। अब देखो, जैसे यहां पे हेडिंग लिखी हुई है, तो ये क्या है? चैप्टर का नाम है बेसिकली, सो द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो देखो, नेशनल मूवमेंट तो इतना तो आपको पता ही होगा, मेक मतलब होता है बनाना कुछ। तो देखो, नेशनल मूवमेंट कैसे बना, कैसे मतलब राष्ट्रीय आंदोलन कैसे कैसे डेवलप हुआ, बेसिकली क्या क्या चीजें हुई जैसे वो डेवलप हुई। देखो, पढ़ाने का एक तो तरीका होना चाहिए, दूसरा सामने वाला भी पढ़ने के लिए रेडी होना चाहिए, तो चीजें बनती हैं। अभी देखो, मैं आपको यहीं से समझाता हूं। अब यहां से लिखा है 1870 से लेकर 1947 तक, तो यहां से 1870 से लेकर 1947 तक के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। तो आप ये अपने दिमाग में रखो कि नेशनल मूवमेंट है ना। अब देखो, इसमें जो कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं, जिनको देख करके आप इजीली समझ सकते हो कि ये देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव लुक्ड एट। अब देखो, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो अगर आपको मैं जो अभी बता रहा हूं, अगर आप इन चीजों को समझ सकते हो, तो डेफिनेटली आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हो। टाइम मत वेस्ट करो, अभी पूरा 1 साल है आपके पास नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने के लिए। सोचो, सीसैट में अगर आप सब कुछ हिंदी में पढ़ोगे तो सीसैट का एग्जाम कैसे पास करोगे? कोई चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप मतलब सबसे कठिन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे टॉप क्लास, मतलब जो सबसे पढ़ने में मेहनती लोग हैं उनके साथ कंपटीशन है आपका, है ना। तो सोच समझ करके आप करिए अपनी जिंदगी का फैसला। आपकी जो मर्जी, आप हिंदी मीडियम से करना चाहें, मराठी, उड़िया, बंगाली, जिस मीडियम से करना चाहें, आपकी मर्जी है, उससे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सही है, यही चैनल इकलौता यूट्यूब पर है जो कि चाहता है कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया जाए और उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो। अब देखो, इस चैप्टर में क्या लिखा है, यहां पर जैसे लिखा प्रीवियस, तो प्रीवियस मतलब इससे, ये जो चैप्टर है, इससे जितने भी चैप्टर हो चुके पहले, उसके लिए क्या है, उसके प्रीवियस चैप्टर्स। वी हैव, तो वी मतलब पता है, हम होता है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, आई थिंक इट वुड बी विजिबल प्रॉपर्ली ना, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर, राइट। तो प्रीवियस चैप्टर्स मतलब जितने भी इस चैप्टर को छोड़ करके जितने भी चैप्टर पीछे हुए हैं उनको बोलते हैं प्रीवियस चैप्टर। अब इन मतलब में होता है, ठीक है, बस पिछले जितने हैं चैप्टर्स उनमें क्या है, वी हैव लुक्ड एट, क्या देखा हमने, बस। देखो, अब हर चीज के बाद और सबसे बड़ी मतलब आपके अंदर आती है क्या, ग्रामर आनी चाहिए मुझे। सबसे पहले पूरी ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए, तब मैं कर सकता हूं। नहीं, आंसर राइटिंग कैसे करना, देखो बुक्स में ही है, बस मैं बता रहा हूं कैसे आपको करना है। देखो,
जैसे यहां से लिखा कि जितने चैप्टर पीछे इसके हो चुके हैं उनमें क्या क्या देखा हमने या क्या क्या समझा, वी हैव लुक्ड एट या वी हैव स्टडीड, ऐसे करके कुछ भी यहाँ पे स्टडी लिख दो, यहाँ पे रेड लिख दो, ठीक है, रीड का होता है थर्ड फॉर्म रेड, है ना, यहाँ पे लुक्ड हो गया, है ना, तो ये आप लिख दो लर्नड, क्या सीखा क्या हमने यहाँ से। इस सब का मतलब एक होता है, एक्चुअली होता क्या ना कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे स्टार्टिंग से ही ऐसे पढ़ते तो हेडिंग्स ऐसे लिखी होती तो उनके लिए वो सब चीजें नॉर्मल हो जाती, मतलब कि हाँ ठीक है वही चीज लिखी हुई, तो उनको लोड नहीं था। बट आप जब पढ़ते हो तो आप उसको एक तरीके के लोड के तरीके से लेते हो माइंड में कि यार ये चीज लिखी हुई है तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, उसका पूरा मीनिंग क्या होगा, सेंस समझो, सेंस जब आपका डेवलप हो जाएगा ना, ट्रस्ट मी आप सीख जाओगे, ठीक है। अब क्या है देखो, द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम्स। अब यहां पे क्या हो देखो, स्टार्टिंग में अगर आपसे कोई पूछे तो पूरी समरी लिखी हुई है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है, पूरी समरी लिखी हुई है इन 4 7 5 लाइनों में, ठीक है। अब देखो कैसे, द ब्रिटिश कंक्वेस्ट, तो कंक्वेस्ट मतलब क्या होता है, जीत, बस इतना समझो। अब ये ब्रिटिश मतलब वही हमारे जो ब्रिटिशर्स है ना, इंग्लिशमैन वही ब्रिटिश है। ऑफ ये जो टेरिटरीज है मतलब जो भी क्षेत्र था इंडिया का। अब देखो टेरिटरीज मतलब क्या है, ये जैसे इंडिया का मान लो नक्शा बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके शुद्ध मतलब ऐसे बता रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल, है ना। अब इसमें मान लो ये इधर दिल्ली का, ये इधर यूपी का आज के टाइम का, ये इधर बिहार, ये इधर बंगाल, ये इधर महाराष्ट्र, है ना, ये इधर पूरा सब, मतलब इनको सबको क्या बोलते हैं, टेरिटरीज हैं ये सब, मतलब उनकी टेरिटरीज उस वक्त हुआ करती थी, उनको क्षेत्र बोलते थे, ठीक है। तो उनको जीत लिया और टेक ओवर किस चीज पर कर लिया, मतलब किसका चार्ज ले लिया, किंगडम्स का, जो भी मतलब किंगडम्स थे, जो राज्य थे छोटे छोटे, उनको जीत लिया। तो पहला तो काम उन्होंने ये किया। अब जब आपको देखो यूपीएससी में जब आपको लिखना है ना, जब मेंस की आंसर राइटिंग आएगी, तो ये जैसे आपकी ये बुलेट्स ऐसे बने हुए ना, तो बुलेट्स लिखो या 1 2 3 4 ऐसे करके लिखो। ये सब क्या है कि यूपीएससी की, जैसे ये ऐसे मान लो ऐसे आपकी ये पूरी कॉपी है, ठीक है, यूपीएससी की मिलती है मेंस में, तो ऐसे इसमें लाइन होती है, तो उसमें अंदर ही लिखना है आपको, इधर भी कुछ नहीं लिखना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहां से ये लाइन नहीं, ये लाइन जो है अब इसके अंदर आप लिखो, और ऐसे होती है ना यूपीएससी की कॉपी, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से होती है यूपीएससी कॉपी, ठीक है। तो आपको इसके अंदर ही सब लिखना है, यहां पे कुछ भी नहीं लिखना होता है इस जगह पे आपको, ठीक है। तो ऐसे सपोज करके चलो आप। अब देखो फिर क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज। अब इंट्रोडक्शन क्या करना, जैसे आपसे कोई इंट्रोडक्शन पूछता है तो इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, आप अपने बारे में मुझे को बताओ, है ना, अपने बारे में बताओ। हिंदी मत बोलो कि मेरे को परिचय दो, उस हिंदी रूपांतरण नहीं करना है। इंट्रोडक्शन वर्ड का मतलब समझना कि कुछ जानना चाहता हूं आपके बारे में, तो क्या नई चीज बताओगे ना जो मुझे नहीं पता होगी, तभी तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो इंट्रोड्यूस किया, क्या नए लॉज को इंट्रोड्यूस कर दिया, नए कानून को, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस को, और जो प्रशासनिक जो संस्थाएं थी उनका निर्माण किया बेसिकली उन लोगों ने, ठीक है। ये किया, ये हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड क्या हो गया, चेंजेस इन दी लाइव्स। अब लाइव्स मतलब क्या होता है, जिंदगी, है ना, मतलब एक से ज्यादा लोग की जिंदगी। तो किसकी किसी जिंदगी, ये इसको होता है पेजेंट्स और ट्राइबल्स, दो जो मतलब जो हमारे जनजातीय लोग थे, और पेजेंट किसान लोग थे, उनकी जिंदगी में बदलाव आ गया इससे जब नए लॉज आए। तो अब देखो आपको रूल्स बनाना है कि न्यू लॉज, आप इसको देख सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज लेड टू। अब ये देखो ऐसे ऐसे वर्ड जब आप यूज करो, लेड टू दी। अब लेड टू दी मतलब क्या होता है, कारण बना, है ना। अब ये आपने एक वर्ड यूज कर लिया। अब जैसे ये लाइन लिखी तो लेड टू दी लाइफ चेंजेस इन दी लाइफ्स ऑफ द पीजेंट एंड ट्राइब्स, ऐसे करके स्पीकिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। जब आप ज्वाइन करोगे पूरा कोर्स, उसके बारे में डिटेल में वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, कैसे कैसे पढ़ाई, आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के बाद, ठीक है। एजुकेशनल चेंजेस इन दी 19th सेंचुरी। अब एजुकेशन में भी बदलाव आया, ठीक है। तो यहां पे क्या है, समरी वाइज बताया जा रहा है कि ये चीजें हुई तब जाके नेशनल मूवमेंट बना पूरा, ठीक है। फिर क्या बताया, डिबेट्स रिगार्डिंग, तो रिगार्डिंग मतलब होता है संबंधित, रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, कि महिलाओं की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसमें भी जैसे सती प्रथा थी, है ना, एजुकेशन ऑफ वुमेन था, तो इस सारी चीजों के बारे में डिबेट मतलब वाद विवाद भी हुआ वहां पर, ठीक है। चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम, जो कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले से ही कास्ट सिस्टम इंडिया में था, तो उसके प्रति क्या क्या चुनौतियां थी ब्रिटिशर्स की, तो उसको कैसे टैकल किया, कैसे हैंडल किया उन्होंने, ये देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, तो जैसे मतलब सती प्रथा थी तो वो सब सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स में आता है, ठीक है। तो उनको कैसे हैंडल किया उन्होंने, इसकी वजह से कैसे कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में सेंटीमेंट बढ़ते गए इंडियंस के। फिर क्या है, रिवॉल्ट ऑफ 1847, ये तो सबको पता है ना, 1857 की क्रांति, एंड इट्स आफ्टरमाथ। तो आफ्टरमाथ मतलब क्या होता है, इसके बाद जब 1857 की क्रांति हो गई तो फिर आफ्टरमाथ मतलब उसका इफेक्ट क्या हुआ बेसिकली, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, है ना, उसका बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। फिर क्या लिखा, द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट, तो जो भी शिल्प हमारे यहाँ कला थी उसमें क्या है, डिक्लाइन मतलब कमी आना स्टार्ट हो गई, एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज का विकास ज्यादा से ज्यादा होने लगा, ठीक है। मतलब क्या है, बेसिकली फैक्ट्री ज्यादा आने लगी, है ना, फैक्ट्रीज मतलब आने लगी, तो फैक्ट्री में क्या है कि मशीन आने लगी, तो हाथ से बनी हुई चीजों की मतलब जरूरत जो है कम हो गई पहले से, ये कहने का मतलब। अब क्या बता रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रेड अबाउट दीज
इश्यूज, मतलब ये सबके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रेड, ये सब जो चीजें हैं इनको पढ़ने के आधार पर ये जितनी भी इश्यूज पढ़े हैं, डू यू थिंक इंडियंस वर डिसकंटेंटेड मतलब बहुत ज्यादा आक्रोशित थे? क्या आपको लगता है कि भारतीय बहुत ज्यादा आक्रोशित थे विद द ब्रिटिश रूल के साथ में बहुत ज्यादा आक्रोशित थे, गुस्से में थे, परेशान थे? तो डिसकंटेंटेड का मतलब ये होता है ना? इफ सो, अब इफ सो का मतलब होता है अगर ऐसा है। अब देखो, अगर इस तरीके से आपको पढ़ाया जाए, अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड, तो बताएगा तो किस प्रकार से अलग अलग जो समूह थे और जो अलग अलग जो स्तर थे जो समाज में, वो किस तरीके से डिससेटिस्फाइड थे, मतलब असंतुष्ट थे। अब आपको इस तरीके से अगर लिखना बताया जाए, इस तरीके से वर्ड मीनिंग अगर बताई जाए जहां पर जरूरी, और देखिए यहां पर ग्रामर का कोई भी रोल मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि ग्रामर जो एसएससी वगैरह में आती है वो एक अलग लेवल की ग्रामर होती है, उसका अलग पर्पस होता है, बैंकिंग का अलग होता है, हर एग्जाम। यहां पर आपसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब नहीं पूछेगा कोई, राइट? तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, सेंस पे काम करिए, तभी आप सोचो, जब इसको आप रीड कर रहे हो तो सोचो ऐसे ही आपको लिखना है पॉइंट वाइज, इसमें कौन सी आपको ग्रामर लिखने की जरूरत है ना? तो ऐसे ही किया, क्योंकि जब नोट्स बनाए जाएंगे तो पूरी लाइन बाय लाइन नहीं बनाए जाएंगे। और लिखना क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश राइटिंग का एक अलग से कोर्स दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? पूरी एनसीईआरटी का फुल कोर्स रहेगा, पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में आपको पढ़ा रहा हूं, 6 क्लास लेकर 12th क्लास तक, ठीक है ना? उसके बाद जीएस 1 2 3 4, फिर इंग्लिश का कंपलसरी लैंग्वेज पेपर, फिर सीसेट के जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज कैसे हैं, बोलना कैसे है, ठीक है ना? आंसर राइटिंग डेली बेसिस पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आपकी आदत पढ़ना स्टार्ट हो आप लिखने की, ठीक है? तो अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो आप इस वीडियो को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको मीडियम चेंज करना है तो ठीक, नहीं करना है तो भी ठीक, हो सकता है किसी और को जरूरत हो, राइट? सो सी यू।